बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमने टाइडल पावर के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 27 का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे विंड पावर, यानी कि विंड पावर को किस तरह से एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड और एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड। यानी हम विंड को किस तरह से डिफाइन करते हैं और ये क्यों जो है वो एयर मूव करती है, उसकी वजह या उसका काज क्या है। सन जो हीट अप करता है अर्थ सरफेस को, वो अनइवन है, यानी बराबर बराबर हर जगह पे धूप की या सूरज की शिद्दत या हिद्दत नहीं होती, जिसकी वजह से कहीं पर जो है वो टेम्परेचर लो होता है और कुछ इलाकों में टेम्परेचर हाई होता है। अब जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर एयर वार्म हो जाती है। जब एयर वार्म हो जाती है तो वो लाइट वेट हो जाती है और इस तरह से वो ऊपर उठती है, और उसकी जगह पर कूलर एयर जो है, जो लो टेम्परेचर एरियाज़ की है, वो आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो कूलर एयर फ्लो करती है और उसकी जगह पहुंच जाती है, जो कि वार्म एयर ऊपर उठी थी। तो ये डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो लो और हाई प्रेशर रीजन जनरेट करता है। जैसे हम कहते हैं जी, हिली एरियाज में टेम्परेचर लो होता है और वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, तो वहाँ से हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ, या हाई प्रेशर रीजन से जो है वो लो प्रेशर रीजन की तरफ हवा चलती है। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी विंड पावर को जब हम एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी। विंड मिल्स जो लगाई जाती हैं या विंड टरबाइंस जो चलाई जाएंगी विंड के ज़रिए से, वो एनर्जी जनरेट करती हैं और वो एनर्जी से जनरेटर चलता है जो कि फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विंड जो है वो इस पे हमारी कोई लागत नहीं आती, कोई कॉस्ट नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये कि ये पोल्यूशन फ्री है, यानी किसी किस्म की एयर पोल्यूशन काज नहीं करती। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि तमाम विंड मिल्स जो हैं वो जैसे ही विंड स्टॉप करेगी ब्लोइंग, रुक जाएंगी काम करना, कि हवा बंद होगी तो विंड मिल या विंड टरबाइन जो है वो चलना बंद हो जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। तो विंड मिल के लिए बेहतरीन काम करने के लिए लाजमी या ज़रूरी है कि विंड मिल्स की एक तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ऐसी जगहों पर लगाई जाएं जहां पर जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्टडी, यानी तेज़ हवा हो और मुसलसल चलती हो, तो वहां पर जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल एनर्जी की पॉसिबल होगी विंड के ज़रिए से। मैकेनिकल एनर्जी वो टरबाइन के चलने को कहा गया है, और वो जो जनरेटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा गया है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स जो हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है यूरेनियम 235 की, तो उसको जब स्प्लिट अप किया जाता है तो उसे फिशन कहते हैं या फ्यूजन कहा जाता है। फिशन का मतलब ब्रेक डाउन, फ्यूजन का मतलब अदगाम या मदगम होना, एक दूसरे के साथ जो है वो मिलना। तो यहाँ पे है न्यूक्लियर फिशन, यानी न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन। और इससे क्या होता है कि जब एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो एनर्जी की जनरेट होती है, वहाँ पे रिलीज होती है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी जो एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने से जो है वो क्रिएट हुई है, इसको इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस पावर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात अब हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो है वो हीट एनर्जी जो जनरेट हुई है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और वो रिएक्टर्स के अंदर ये काम किया जाता है, यानी जो है वो रिएक्टर के बगैर नहीं हो सकता। बंद एयर टाइट कंटेनर्स जो है वो बनाए गए हैं, स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं उसके लिए, जहाँ पर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन की जाती है और उसके बाद जो हीट जनरेट होती है उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस स्टीम को जो है वो स्टीम टरबाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उससे जो है वो जनरेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
स्टीम आपको पता है बड़ी पावर रखती है। पहले कभी स्टीम इंजन जो है वो ट्रेन्स में हमेशा काम किया करता था, तो स्टीम जो है उसके अंदर पावर है टरबाइंस को चलाने की, और उससे जो है वो टरबाइन से जनरेटर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि सप्लाई की जाती है फिर ज़रूरत के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कोई वेस्ट गैसेस वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसका मतलब है एयर में पोल्यूशन काज नहीं करते, जैसा कि फॉसल फ्यूल वगैरह करते हैं कि फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस जो है वो एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं, जबकि न्यूक्लियर से ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं वो सिर्फ 30 ईयर्स जो है वो काम करते हैं, उसके बाद जो है वो इनका काम जो है वो मतलब वर्किंग ख़त्म हो जाती है इनकी एफिशिएंसी। और दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के करीब काम करना या वहाँ पर काम करना जो है न्यूक्लियर स्टेशंस पर जो है वो वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए, ताकि रेडिएशन पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सके कि अगर हाई एनर्जी वेव्स या रेज जो है वो एनवायरनमेंट में या वहाँ पर काम करने वाले जो हैं वो उनको एक्सपोज हो रहे हैं, तो उससे कैंसर जो है वो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसके जो है वो ये डिसएडवांटेज है, या इसमें जो है वो स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर लेना लाजमी है। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, यानी ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो हॉट वाटर या हॉट जो एयर है मतलब वाटर है वो ही ऊपर आएगा, तो उससे जो है वो ये एनर्जी जो कि ज़मीन के नीचे थी उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब वो किस तरह से अंदर से, जो आपने जब ज़मीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि इनर मोस्ट कोर जो है वो इसका वो इंतहाई गर्म होता है और उसके बाद जो है वो कंपैरेटिवली लेस, और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जल्दी जाती है और ऊपर की तहें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो वोल्केनोज यानी आतिशफशां जो पहाड़ होते हैं वो एक तो इस हीट के निकलने का सबब है, दूसरा हॉट स्प्रिंग्स गर्म आबी चश्मे यानी पानी के गर्म चश्मे गीज़र या स्प्रिंग्स जो है वो हॉट स्प्रिंग्स जहाँ से गर्म पानी निकलता है वो कुदरती तौर पर जो है वो इतना गर्म होता है कि उसको एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है वो हमारी ज़मीन पर किन इलाकों में जो है वो ऐसा कुदरती तौर पर निज़ाम है कि वाटर या स्टीम जो है वो जियोथर्मल एनर्जी को लेकर ऊपर सरफेस पर पहुंच रही है, तो वो न्यूजीलैंड और आइसलैंड जो है वो ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के वोल्केनोज या हॉट स्प्रिंग गीजर्स वगैरह मौजूद हैं और ये जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसको जो है इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो उसमें जियोथर्मल एनर्जी जो है वो भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके अलावा ये लॉन्ग टाइम जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। यानी जैसे हम उसको न्यूक्लियर जो है वो एनर्जी से कंपेयर करें तो वो हमने कहा था जी न्यूक्लियर प्लांट तो है वो 30 ईयर्स तक काम करते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक जो है वो काम कर सकती है। और जो है लेकिन अब उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जगह जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादातर जो है वो कंज्यूमर एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कंज्यूमर एरिया से मुराद वो आबादी, शहरी आबादी या वो आबादी जहाँ पर या वो इंडस्ट्री जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाना है एनर्जी को, वो इन इलाकों से बहुत दूर होती है जहाँ पर ये वोल्केनोज या हॉट स्प्रिंग्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो जो है ये इम्प्रैक्टिकेबल हो गया कि हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करें और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, क्योंकि उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी और उसको वहाँ तक पहुँचाने में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसके अलावा इसका एक और अहम जो है वो क्या लें नुकसान जो बहुत ज़्यादा है वो ये कि इसमें बोरॉन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र मौजूद होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस हैं और जो है वो कैंसर वगैरह का बायस बनते हैं। सॉलिड वेस्ट्स यानी जो हमारा गार्बेज है, ट्रैश हैं, पेपर है, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी गोबर या प्लास्टिक मटेरियल्स, कैंस यानी खाली डब्बे जो है वो टिन पैक्स जिन्हें कहा जाता है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का जो वेस्ट है
वो सारा का सारा अगर हाइड्रोजनेशन के ज़रिए से जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ऐड करते हुए जो है वो चीज़ों की जो ब्रेकडाउन की जाती है या उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरी फॉर्म में, तो उसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जो है वो ये होता है। उसके अलावा एक और मेथड जिसे पायरोलाइसिस या पायरोलिसिस या पिरोलिसिस, तीनों तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लाइसिस आपने पढ़ा हुआ है, ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है। तो पायरोलिसिस या पिरोलिसिस जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है और इसमें क्या होता है कि डिग्रेड किया जाता है मटेरियल को या डिकम्पोज किया जाता है मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय हीट, तो इसे पायरोलिसिस कहा जाता है। तो इसे भी जो है बायो कन्वर्जन मेथड में जो है वो वेस्ट मटेरियल को जो है वो किया जा सकता है जो है वो उसके लिए एनर्जी सोर्स के लिए, और ये हम इसको जो है वो फॉसिल फ्यूल की जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगे कि इस वेस्ट मटेरियल के जो प्रोडक्ट हैं उनमें एक तो सल्फर एमिट आउट होता है, दूसरा पोल्यूटेड वाटर रिलीज होगा और ऑर्गेनिक मड प्रोड्यूस होगी। और अगर इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए तो फिर तो जो है वो ठीक है, अगर प्रॉपर मेथड्स ना लिए गए इसको डिस्पोज ऑफ करने के तो फिर जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। लास्ट हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है वो ओशन थर्मल ग्रेडियंट है। जैसा कि नाम से ही पता है कि ओशन जो है उसमें थर्मल ग्रेडियंट मौजूद है, यानी हीट का डिफरेंस मौजूद है। ग्रेडियंट ग्रेड्स से, और ग्रेड से मुराद जो है वो ऊपर वाले, नीचे वाले, दरमियान वाले ग्रेड्स या दर्जे कह लें। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं ख़ास तौर पर उनके ओशंस में जो है वो सरफेस वाटर जो है वो तकरीबन 25 सेल्सियस डिग्री होता है, और जो डीप फ्यू मीटर नीचे जो जाएं, फ्यू 100 मीटर्स नीचे जाएं तो उसमें जो है वो ओनली 5 सेल्सियस डिग्री होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है टेम्परेचर का कि ऊपर हाई है नीचे लो है। तो इसी जो थर्मल ग्रेडियंट है, यानी ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है ओशन में, इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी को जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि टरबाइन चलाए जाते हैं पहले, फिर उन्हीं टरबाइन से जो है वो जनरेटर चलाए जाते हैं और वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन इनके भी जो है वो फिर वही के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और डिसएडवांटेज है इस मेथड का भी। और वो क्या है कि जब लार्ज नंबर पे जो है वो हम ये ओशन थर्मल ग्रेडियंट पावर प्लांट्स जो है वो यूज़ करेंगे तो मे चेंज टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कि ऐसा हो कि टाइम के बाद वो डिफरेंस जो मौजूद है वो रहे ही ना, या जो एंडेंजर्ड मरीन लाइफ है यानी बिल्कुल जिनकी स्पीशीज़ ख़त्म होने के करीब हैं वो जो है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं, या मरीन इकोसिस्टम जो मौजूद है वो मरीन इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पर टरबाइंस और जनरेटर चलेंगे तो वो जो है वो पीसफुल उनके लिए जो है वो सिचुएशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो है इनके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे बाद आपको नज़र आएं, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स जो है वो मौजूद हैं। एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो होनी चाहिए, तो ये इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।